Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you another historical play by Girish Karnad, that is The Dreams of Tipu Sultan. Please remember this, that this particular play can be categorized as historical play by Girish Karnad. And also, let's start with an introduction. So, this particular play was the only play that was originally written in English language, and from English language this particular play was translated into Kannada, and its Kannada version is Tipu Sultan Kannada Kanasu. Please remember this, that this was the only play of Girish Karnad which was written in English language, and then from English language this particular play was translated into Kannada version, and its Kannada version is Tipu Sultan Kannada Kanasu, which means the dreams of Tipu Sultan. So let's start. इसी के साथ आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं. एंड ये प्ले जो है किसके इनविटेशन पर लिखा गया था, तो ये जो प्ले है बीबीसी ने जो है इनवाइट किया था. सो उन्हीं के इनविटेशन पर जो है इस प्ले को लिखा गया था 1997 में. सो द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश ऑन द इनविटेशन ऑफ बीबीसी इन 1997. एंड ये प्ले जो है ये एक तरीके का हिस्टोरिकल प्ले है, बट हिस्टोरिकल प्ले होने के साथ साथ ये प्ले एक पॉलिटिकल प्ले भी है. एंड इस प्ले में गिरीश कर्नाड जी ने हिस्टोरिकल फिगर्स का यूज़ करके जो है प्रेजेंट पॉलिटिकल एरा को सैटराइज किया है. एंड साथ ही साथ जो है इस पर्टिकुलर प्ले में हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स के थ्रू जो है उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की स्ट्रगल्स को भी फिर से जो है मेमोराइज किया है, और वो भी हिस्टोरिकल फिगर्स का यूज़ करके. सो द प्ले क्रिटिसाइजेस द इंग्लिश मैन. सो आपको याद होगा कि किस तरीके से जो है इंडिया को, पूरी कंट्री को जो है ब्रिटिशर्स ने अनेक्स किया था, यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश की थी. एंड उनका ऐसा कहना था, यानी उनके अकॉर्डिंग हम इंडियंस जो थे, यानी हम जो इंडियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है हर एक एस्पेक्ट में. एंड उन्हें ऐसा लगता था कि इंडियंस को जो है ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स का जो है वेट करना चाहिए, एंड तभी जो है एक्शंस लेने चाहिए, वरना इंडियंस जो है किसी भी काम के नहीं हैं. सो द प्ले क्रिटिसाइजेस द इंग्लिश मैन हु कंसीडर्स इंडियंस डिप्रेव्ड बींग्स हु मस्ट कॉन्स्टेंटली वेट फॉर द ब्रिटिश ऑर्डर्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. कि इंडियंस को जो है हर तरीके से जो है हर एस्पेक्ट में जो है ब्रिटिशर्स का सजेशन लेना चाहिए, एंड तभी जो है एक्शन लेना चाहिए. देन गिरीश कर्नाड इस प्ले के थ्रू जो है रिक्रिएट कर रहे हैं एक हिस्टोरिकल फिगर को जिसका नाम है टीपू सुल्तान. एंड इसको रिक्रिएट करने के साथ साथ जो है वो कोमेमोरेट करना चाहते हैं गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और साथ ही साथ जो है इस प्ले को लिखकर जो है 200th डेथ एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं टीपू सुल्तान की. देन फर्स्ट स्टेज इन फ्रंट ऑफ द फेमस दरिया दौलत पैलेस. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस प्ले को जो है सबसे पहली बार जो है स्टेज यानी कि परफॉर्म किया गया था दरिया दौलत पैलेस में. एंड ये जो प्ले पैलेस है ये जो है बिल्ड किया गया है टीपू सुल्तान द्वारा, और वो भी श्रीरंगपटना में. एंड ये एक जगह है जो कि कहीं ना कहीं कन्नड़ा में सिचुएटेड है, कर्नाटका में, सॉरी. देन कर्नाड लेटर ट्रांसलेटेड इट इनटू कन्नड़ा. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि गिरीश कर्नाड जी जो है अपने वर्क्स जो है कन्नड़ा में लिखते थे, बट ये पहला ऐसा वर्क था जो कि उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, एंड बाद में जाकर जो है कन्नड़ा में ट्रांसलेट किया गया था. एंड इसका जो इस पर्टिकुलर वर्क का जो कन्नड़ा टाइटल है वो है कन्नड़ा कनासू. सो द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान. एंड जो कन्नड़ा वर्जन आया था वो इस प्ले का 2000 में, ईयर 2000 में आया था. देन
ये एक तरीके का रेडियो प्ले भी है जिसे जो है बीबीसी ने ब्रॉडकास्ट किया था। एंड इसे जो है डायरेक्ट किया गया था जतिंदर वर्मा द्वारा, जो कि तारा आर्ट से बिलोंग करते थे। एंड इस पर्टिकुलर प्ले को जब डायरेक्ट किया गया था, एंड इस पर्टिकुलर प्ले को जब डायरेक्ट किया गया जतिंदर वर्मा द्वारा, तो जो टीपू सुल्तान है वो इस पर्टिकुलर प्ले में जो है सैयद जैफरे बना था। यानी सैयद जैफरे जी जो है वो टीपू सुल्तान का रोल उन्होंने प्ले किया था। देन द कन्नड़ा वर्जन वॉज स्टेज इन फ्रंट ऑफ दरिया दौलत। ये एक तरीके का पैलेस है जो कि टीपू सुल्तान द्वारा बनाया गया है। एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है? श्रीरंगपट्टना में। और जो है इसे 3 दिन तक लगातार जो है स्टेज किया गया था। इसी का कन्नड़ा वर्जन 15, 16 एंड 17 मई 2004 एंड 21 से लेकर 25 मई तक जो है इसे स्टेज किया गया था रनगयाना में। एंड ये एक जगह है मैसूर में। देन इसे जो है डायरेक्ट किया गया था कन्नड़ा में बवासी लिंगा द्वारा। देन इस पर्टिकुलर प्ले को जब कन्नड़ा में जो है परफॉर्म किया गया, तब टीपू सुल्तान का जो रोल था वो हुलगप्पा कतिमानी ने जो है इस रोल को प्ले किया था। यानी टीपू सुल्तान के रोल को प्ले किया था जब इसे कन्नड़ा वर्जन में जो है परफॉर्म किया गया था। देन इस प्ले की जो है शुरुआत की जाती है। सो ये प्ले जो है किस तरीके से ओपन होता है? सो इस पर्टिकुलर प्ले में जो है 2 हिस्टोरियंस हैं जिनका नाम है किरमानी एंड मैकेंजी। ये क्या कर रहे हैं? ये डिस्क्राइब कर रहे हैं टीपू सुल्तान की ब्रेवरी को। एंड साथ ही साथ जो है ब्रेवरी को बताने के साथ साथ जो है वो टीपू सुल्तान के डाउनफॉल के बारे में भी बात कर रहे हैं एक दूसरे से। and his downfall due to the trackery of his own people and his dreams। and वो जो है ये दोनों किरमानी और मैकेंजी, ये दोनों हिस्टोरियंस जो है ये इस बारे में भी बात कर रहे हैं, टीपू सुल्तान की ड्रीम्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान की ये ड्रीम्स जो है ये क्या हाईलाइट करने की कोशिश करती है कि टीपू सुल्तान जो है बहुत ज़्यादा फार साइटेड था। यानी वो जो है फ्यूचर प्लानिंग जो है पहले से ही कर लेता था। एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करता था चीज़ों पर, और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव माइंड का था, क्रिएटिव था। देन कन्वर्सेशन ऑफ द 2 हिस्टोरियंस द प्ले ओपन्स इन द ईयर। जब ये दोनों हिस्टोरियंस किरमानी एंड मैकेंजी ये दोनों ही जब आपस में कन्वर्स कर रहे होते हैं, तो तब जो है इस पर्टिकुलर प्ले की ओपनिंग होती है। एंड उस टाइम पर जो ईयर होता है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ईयर होता है 1803। देन मैकेंजी हैज़ एम्प्लॉयड किरमानी टू राइट द हिस्ट्री। अब जो है मैकेंजी जो कि पहला हिस्टोरियन होता है, वो दूसरे हिस्टोरियन को कहता है कि तुम जो है इस हिस्ट्री को जो है फिर से रिकाउंट करो, वो भी लिख कर। देन मीर हुसैन अली खान किरमानी। अब जो इस किरमानी का जो फुल नेम होता है वो होता है मीर हुसैन अली खान किरमानी। ही फील्स इमेंसली ग्रीव्ड इन राइटिंग। अब जो है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत दुख होता है जब वो इन हिस्टोरिकल यानी जो पेनफुल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनको वापस से अगर वो लिखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जो है पेनफुल फील होता है, क्योंकि उसे जो है पास्ट की यादें आती है, जो कि कहीं ना कहीं जो है ब्लड शेड जो है फिर से उसे वो याद आता है। जब स्ट्रगल में जो है उसने ब्लड शेड को देखा तो इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा याद आती है उसे, तो वो जो है लिखना पसंद नहीं करता है हिस्ट्री को। देन द फॉल ऑफ टीपू सुल्तान्स कैपिटल श्रीरंगपट्टना हैज़ पास्ड बिफोर। कि बहुत साल हो गए हैं कि टीपू सुल्तान की जो कैपिटल है श्रीरंगपट्टना, उसका क्या हुआ था? वो जो है फॉल हो गया था उसका। देन हैज़ पास बिफोर हिज प्रेजेंस एंड द डेथ। एंड अब जो है मैकेंजी कहते हैं बहुत साल हो गए, मेरी आंखों के सामने जो है टीपू सुल्तान की कैपिटल का मैंने फॉल होते हुए देखा है, यानी डाउनफॉल होते हुए देखा है। एंड द डेथ, एंड टीपू सुल्तान की डेथ होना। एंड फिर वही इंसिडेंट्स, वही
हॉररफुल इंसिडेंट्स बार बार जब मैं याद करता हूँ, दैट फॉलोड हैड प्रोड्यूस अ साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ पेन इन हिम, कि उससे क्या होता है कि बार बार जब मैं उन पुरानी यादों को याद करता हूँ, पुरानी बातों को याद करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से ये सब मेरे को पेनफुल लगता है। देन मैकेंजीज ट्रैवल्ड ओवर कर्नाटका। अब जो है मैकेंजी कहाँ जाता है, कर्नाटका, और जो है वहाँ से वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है लोकल हिस्ट्री और फोक टेल्स सुनता है, तो वो जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करके लाता है। द सीन प्रोसीड्स विद किरमानी रिकॉलिंग द इंसिडेंट। अब जो है उसे फिर से यहाँ पर जो है किरमानी जिस तरीके से ब्रिटिश अटैक के इंसिडेंट को रिकॉल कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है रिफ्लेक्ट करती है कि जब हमारी इंडिया जो है इंडिपेंडेंस जब मिलने वाली थी इंडिया को, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो सीन है उससे उस वाले सीन से, यानी जिस तरीके से किरमानी जो है इस ब्रिटिश अटैक के इंसिडेंट को रिकॉल कर रहा है, तो ये जो इंसिडेंट है कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट जब इंडियंस जो है इंडिपेंडेंस के लिए जो है लड़ रहे थे, तो ये दोनों सीन्स में जो है सिमिलैरिटी नज़र आती है। देन टीपू सुल्तान एज अ ब्रेव मैन। अब यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को जो है बताया गया है कि वो जो है किस टाइप का था। तो वो जो है बहुत ज़्यादा ब्रेव था, एंड उसे वो जो है कभी भी अपने आप को जो है कभी भी जो है हार नहीं मानता था। सो ही पोजेस अनफेलिंग स्पिरिट, बकल्ड द स्वॉर्ड बेल्ट। अब क्या होता है, उस सीन को फिर से रिकाउंट किया जाता है, उस हिस्ट्री को फिर से रिकाउंट किया जाता है कि किस तरीके से टीपू सुल्तान जो है इंग्लिश आर्मी से कन्फ्रंट कर रहा होता है। तो अब जो है टीपू सुल्तान ने जो है अपने स्वॉर्ड बेल्ट को जो है तैयार कर लिया है। अब वो जो है इसी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं एंड इंग्लिश आर्मी के साथ कन्फ्रंट करेंगे, जो कि इंग्लिश आर्मी को जो है इंग्लिश आर्मी जो है टीपू सुल्तान के अकॉर्डिंग जो है बेशरम है। सो यहाँ पर ब्रैशली का मतलब है बेशरम। ही हैंड्स ओवर अ सील्ड एनवेलप फ्रॉम हिज पॉकेट। अब क्या होता है, जब वो लड़ने जा रहा होता है टीपू सुल्तान इंग्लिश आर्मी से, जब वो कन्फ्रंट कर रहा होता है, तो उससे पहले क्या होता है, टीपू सुल्तान जो है एक सील्ड एनवेलप जो है अपनी पॉकेट से निकाल कर किरमानी को दे देता है और उसे कहता है कि इस पर्टिकुलर एनवेलप को जो है बचा कर रखना, और जब मैं वापस आऊँ लड़कर, और जब मैं जीत पा लूँ इस लड़ाई में, तो तुम जो है मेरे को ये फिर से दे देना। एंड ये इस एनवलप में क्या था, उसकी जो है लास्ट ड्रीम थी टीपू सुल्तान की। इस पर्टिकुलर एनवलप में जो है लास्ट ड्रीम्स जो है वो लिखी हुई थी। सो यही जो है लास्ट ये एनवलप जो है उसने अपने फ्रेंड को दे दिया था, किरमानी को, ताकि वो उसे जो है प्रिजर्व करके रखे। अब जब वो टीपू सुल्तान जो है आर्मी से लड़कर वापस आ जाए, तो किरमानी जो है उसे वापस हैंड ओवर कर दें। देन 4 May 1799 leads us to the scene where the British soldiers are found searching टीपू सुल्तान's body। अब क्या होता है कि इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, एंड अब जो है 4 मई 1799 के सीन को जो है फिर से जो है बताया गया है, एंड जहाँ पर ये देखा जाता है कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो जो है टीपू सुल्तान की बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि दूसरी बॉडीज़ के ढेर में पड़ी होती है। एंड ये बताया गया है कि टीपू सुल्तान जो है लोगों के लिए लड़ते लड़ते जो है उनकी जो डेथ थी वो बिल्कुल प्रेज वर्दी है, यानी लोगों को बचाने के, अपने नेशन को, अपनी कंट्री को बचाने के चक्कर में जो है वो दूसरों से, यानी अपने एनिमी से लड़कर जो है वो सभी को बचाना चाहते थे, एंड एनिमी से लड़कर जो है अपनी कंट्री की रक्षा करना चाहते थे। वो एक तरीके के पैट्रियोटिक थे। टीपू सुल्तान्स इनडोमिटेबल वेलियर रेस्ट इन द मेमोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। की अब जो टीपू सुल्तान का जो एक एटीट्यूड था कि मैं जो है कभी भी हार नहीं मानूंगा, एंड वो जब भी
अपने एनिमीज से कन्फ्रंट करते थे तो वो बिल्कुल जो है ब्रेवली जो है उनसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करते थे। वो कभी भी कोवर्ड नहीं थे, डरपोक नहीं थे। सो जो उनका ये वेलर है ये कहाँ रेस्ट करता है? मेमोरीज़ में और साथ ही साथ फोक सॉन्ग्स में। हिज हैंडिंग ऑफ अ सील्ड एनवलप डिस्प्लेज हिज फार साइटेडनेस, कि जिस तरीके से जब वो लड़ने चाहते हैं इंग्लिश आर्मी से तो उससे पहले जो है वो किरमानी को एक एनवलप देते हैं। तो वो एनवलप का देना जो है वो क्या डिस्प्ले करता है? फार साइटेडनेस को, कि कितना जो है दूर की सोचा करते थे टीपू सुल्तान। और जो है इतनी थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी जो है उनका एटीट्यूड क्या था कि वो जो है फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे थे कि किस तरीके से जो है अपने किंगडम को जो है बचाया जाए, लोगों का वेलफेयर किया जाए। देन इफ़ ही रिटर्न्स ही वुड टेक इट। अगर वो वापस इस लड़ाई में जो है जीत कर वापस आ गया तो वो जो है टीपू सुल्तान इस एनवलप को जो है किरमानी से वापस ले लेगा। और नहीं आ पाया तो ये जितने भी मैटर हैं ये जो है ये सारे मैटर जो है टीपू सुल्तान जो है किरमानी पर छोड़ देता है। इफ़ अदरवाइज द मैटर वॉज इन द हैंड्स ऑफ अ रिलायबल हिस्टोरियन। अब जो है यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान की ड्रीम्स को रिकाउंट किया गया है। एंड फर्स्ट ड्रीम जो है वो क्या थी और वो कब आई थी? तो फर्स्ट ड्रीम जो है वो आई थी थमारी के मंथ में, और वो भी मंथ के थर्ड डे में। और वो भी उस टाइम पर जो है रमज़ान का महीना चल रहा था और लास्ट नाइट थी। सो फर्स्ट ड्रीम केम थर्ड डे ऑफ द मंथ ऑफ थमारी, यानी थमारी का महीना चल रहा था, उस महीने में थर्ड डे को जो है पहली ड्रीम आई थी टीपू सुल्तान को। एंड उसी दिन क्या था? लास्ट नाइट था रमज़ान का, यानी रमज़ान के महीने की लास्ट नाइट थी। देन ही ड्रीम्स दैट ही हैड बीन ऑन अ एलिफेंट शिखर, कि अब वो क्या ड्रीम लेता है कि वो जो है एलिफेंट शिखर पर है। एंड जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो जो है पूर्णिया के साथ जो है घूम रहा होता है। एंड यहाँ पर पूर्णिया जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर है। और इन दोनों के साथ जब ये दोनों जो है बातें कर रहे होते हैं तब जो है अचानक से वो एक टेम्पल को देखता है। एंड उस टेम्पल की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिलैपिडेटेड होती है, यानी टूटी फूटी होती है। एंड वो जो है पूर्णैया से पूछता है कि इस टेम्पल के इस शानदार टेम्पल के जो है स्ट्रक्चर को देखो, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है, देखने में रहस्यमय लगता है। द सुल्तान आस्क्ड द लेडीज़ टू कीप देमसेल्स ऑक्यूपाइड विद द थॉट्स ऑफ गॉड, कि अब जो है सुल्तान वहाँ पर प्रेजेंट जितनी भी लेडीज़ होती हैं उन सारी ही लेडीज़ को जो है वो इन्फॉर्म कर देता है कि तुम सारी लेडीज़ जो है अपने आप को गॉड के थॉट्स में जो है खोया रखो। एंड जो है इससे डिस्टर्ब मत हो कि इस टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो टूटा फूटा है। मैं जो है इस पर्टिकुलर टेम्पल को रीबिल्ड करने की का जो है तुम्हें पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर टेम्पल को रीबिल्ड करूँगा। So, the Sultan asked the ladies to keep themselves occupied with thoughts of God and assures of no disturbance and promises rebuilding of the temple. Then his dreams indicated his passion for reforming. अब जो है उसकी ड्रीम्स, यानी टीपू सुल्तान की ड्रीम्स जो है वो क्या इंडिकेट करने की कोशिश करती थी कि वो जो था काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था, यानी वो जो है अपने किंगडम को रिफॉर्म करना चाहता था, ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। एंड द मेंटल एंड फिज़िकल कंडीशन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, यानी वो उसके जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे उनकी मेंटल और फिज़िकल कंडीशन को जो है ट्रांसफॉर्म कर देना चाहता था। किसके साथ? हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरल एटीट्यूड्स के साथ। और वो एंड उन्हीं को जो है वो अपने सिटीजन्स के बीच में कम्युनिकेट करना चाहता था ताकि लोगों के अंदर जो है मोरालिटी का इनकलकेशन हो सके। इस वॉर वॉज फॉर द सोल इंटेंशन। अब जो है वो इंग्लिश आर्मी के साथ क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि वो जो है अपने इंडियन इन्हेबिटेंट्स को जो है फ्री करना चाहता है उनके क्लचेस से, ब्रिटिशर्स के क्लचेस से। देन हिज एक्शंस टू सम एक्सटेंट आर डिक्टेटेड बाय हिज
ड्रीम्स कि जो उसके एक्शंस हुआ करते थे उन्हें डिक्टेट करने वाला कौन होता था, यानी टीपू सुल्तान की ड्रीम्स जो हुआ करती थी वही जो है रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो है अपनी ड्रीम्स में जो वो सपने लेता था वही रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी। उन्हीं के बेसिस पर जो है टीपू सुल्तान जो है बाकी सारे एक्शंस को लिया करता था। ही ड्रीम्स फर्दर दैट टू ओल्ड मैन प्रेजेंट अ वाइट एलिफेंट। अब जो है वो फिर से एक ड्रीम जो है, सेकेंड ड्रीम जो उसको क्या आती है कि दो ओल्ड मैन जो है उसे जो है वाइट एलिफेंट जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ वाइट एलिफेंट के साथ साथ हॉर्सेस भी जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी फ्रेंडशिप के टोकन के तौर पर। एंड साथ ही साथ अफेक्शन के लिए जो है उसे जो है वाइट एलिफेंट और हॉर्सेस जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और वो भी किसके वजह से, एम्परर ऑफ चाइना, यानी चाइना के जो एम्परर हैं उनकी वजह से जो है इस पर्टिकुलर टीपू सुल्तान के सामने जो है वाइट एलिफेंट और हॉर्स जो है फ्रेंडशिप और अफेक्शन के टोकन के तौर पे जो है प्रेजेंट किए जा रहे हैं। टीपू सुल्तान जो है इस चीज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि गॉड की वजह से, गॉड की विल की वजह से जो है वो जो है एक तरीके का इंडिया में जो है एग्जाम्पल प्रूव हो पाया है दूसरे अलेक्जेंडर का, यानी वो जो है अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर समझ रहा है एंड कह रहा है गॉड की विल की वजह से जो है मैं जो हूँ एक तरीके का मॉडल हूँ अलेक्जेंडर की तरह। देन अब जो है कुछ डायमेंशंस की बात करते हैं कि किस तरीके की जो है पर्सनालिटी थी टीपू सुल्तान की। तो उसका जो माइंड था वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक था, फार साइटेड पर्सन था, यानी वो जो है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग्स करता था, दूर की सोचा करता था, और उसका इंटरेस्ट जो था वो साइंस में था। एंड ये जो था ये फाउंडर था, यानी इसी ने जो है सिल्क इंडस्ट्री को जो है फ्लरिश किया था, और वो भी अपने बल पर। और ही इज़ अडेप्ट इन एनकरेजिंग, यहाँ पर अडेप्ट का मतलब है काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हुआ करता था। वो जो है बाकी सारे ट्रेडर्स को, एम्बेसडर्स को, क्राफ्ट्समैन को जो है एनकरेज किया करता था, वो भी दूसरी कंट्री से आए हुए एम्बेसडर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन को। एंड द लिस्ट र्यून्स टू डॉक्टर, एंड साथ ही साथ जो है डॉक्टर, सर्जन, स्मेल्टर, कारपेंटर, वीवर, ब्लैकस्मिथ, लॉकस्मिथ, कटर, गार्डनर, इन सभी को जो है काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया करता था कि वो जो है दूसरी कंट्री से यहाँ पर आए। देन हिज फर्वर, यहाँ पर फर्वर का मतलब है जोश, रिवील्स हिज इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द इन्वेंशन ऑफ थर्मोमीटर, कि जब इसके टाइम पर जो है इन्वेंशन हुआ था थर्मोमीटर का। हिज नेक्स्ट ड्रीम रिवील्स द डेंजर्स फ्रॉम द नेटिव रूल्स। अब जो है उसकी नेक्स्ट ड्रीम क्या थी कि उसे जो है नेटिव लोगों के रूल का जो है डर लग रहा था। इट अकर्ड व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ नाइट अटैक। अब ये जो थर्ड ड्रीम है ये कब आती है, जब वो जो है मराठा में जब नाइट अटैक के लिए जो है प्रिपेयर कर रहा होता है, और मराठा आर्मीज़ के अगेंस्ट जो है वो अटैक करने जा रहा होता है। और वो मराठा आर्मीज़ जो है किसकी हुआ करती है, हरिपंथ फड़के, जो कि शाहनूर में रहते हैं, जो कि देवगिरी के पास है। मराठाज आर ड्रेस्ड इन मेल अटायर, कि यहाँ पर जिस मराठा से जब वो लड़ने जाता है तो वो जो है वहाँ उनके बारे में डिस्क्राइब करता है कि वो किस तरीके से जो है ड्रेस थे, यानी उनका जो है पूरा मेल अटायर था। बट वो जो है एज अ वुमेन की तरह प्रूव हुए, क्योंकि वो जो है टीपू सुल्तान से लड़ नहीं पाए, एंड वो जो है उसकी आर्मी से, टीपू सुल्तान की आर्मी से हार जाते हैं। ही गॉश द ब्रिटिश इंटेंशन ऑफ प्लेसिंग वन नेटिव किंग अगेंस्ट अनदर। अब जो है यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रहा है, इस चीज़ को मेजर कर पा रहा है। यहाँ पर गॉज का मतलब है मेजर करना, कि ब्रिटिश इंटेंशन, यानी ब्रिटिशर्स का इंटेंशन है कि एक नेटिव किंग को जो है दूसरे नेटिव किंग के साथ लड़ाने का, एंड रूलिंग द कंट्री विद देयर। और साथ ही साथ जो है ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो है, यानी एक कंट्री में डिफरेंट सेक्ट्स के लोग रहते हैं, उनको जो है डिवाइड कर दिया जाए। एंड
उन लोगों को जो है अलग अलग किंग्स जो है रूल करने वाले हों। इस चीज़ को जो है टीपू सुल्तान जो है पहले से ही सेंस कर लेता है। हिज फर्म डिटर्मिनेशन एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू रूट आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश मेक्स हिम अप्रोच, कि अब जो है वो जो है कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करता है एंड इस चीज़ को जो है ढूंढ लेता है। ब्रिटिशर्स मेक्स हिज हिम अप्रोच एंड अवेक द फ्रेंच, यानी अब वो क्या करता है, फ्रांस के लोगों को जो है अवेक कर देता है एंड जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। टीपू सुल्तान क्या करता है, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के लोगों को जो है आपस में मैनिपुलेट करते हैं, उसी तरीके से अब जो है टीपू सुल्तान जो है फ्रांस के लोगों को जो है विजिलेंट बना देता है, उन्हें अवेक कर देता है एंड साथ ही साथ जो है ब्रिटिशर्स के बारे में भड़काता है। एंड ब्रिटिशर्स और फ्रांस जो है, यानी ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आपस में जो है एनिमीज़ हुआ करते हैं। देन द डायलॉग्स एक्सचेंज बिटवीन नाना फाडनेविस, अब क्या होता है कि ये नाना फाडनेविस और साथ ही साथ मराठा स्टेट्समैन चार्ल्स मैलेट और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये क्या करते हैं, ये जो है कंसर्न्स द टैक्टिक्स ऑफ इंग्लिश अर्जिंग द नेटिव रूलर्स टू, अब ये सारे क्या करते हैं, ये जो है एक दूसरे से डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं और सारे जो है ये कहते हैं कि तुम जो है टीपू सुल्तान के जाल में मत फंसना। रूल्स टू अनमैच विथ टीपू सुल्तान, दे प्लान टू वेंटलाइज द कंट्री स्ट्रेंथ एंड देन रूल, वो चाहते थे कि कंट्री की स्ट्रेंथ को जो है लोगों को डिवाइड कर दिया जाए एंड फिर जो है उन पर रूल कर दिया जाए। तो वो क्या कर रहे थे, वेंडलाइज कर रहे थे, कंट्री की स्ट्रेंथ को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे एंड फिर जो है वो रूल करना चाहते थे। मैलेट बिगिंस प्लांटिंग द सीड ऑफ सस्पिशन बाय स्टेटिंग दैट दे विश टू अश्योर द मराठा रूलर्स दैट दे, अब जो है मैलेट क्या करता है, वो जो है बाकी सारे वो क्या करता है सस्पिशन के यानी डाउट के जो है सीड को प्लांट करता है और ये स्टेट करता है कि हम जो है मराठा रूलर्स के जो है अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहेंगे एंड कभी भी किसी भी मूवमेंट में जब भी उनको कोई भी तरीके की परेशानी आएगी, हम जो है हमेशा उनके साथ जो है खड़े रहेंगे। सो मैलेट बिगिंस प्लांटिंग द सीड ऑफ सस्पिशन बाय स्टेटिंग दैट दे विश टू अश्योर द मराठा रूलर्स दैट दे वर गुड फ्रेंड्स एंड would who could be relied upon in movements of crisis. Then मैलेट सक्सीड्स इन गेनिंग कॉन्फिडेंस, अब जो है इन सभी लोगों का दिल जीत लेता है मैलेट और सारे ही रूलर्स का जो है दिल जीत लेता है एंड इन्वॉल्व्स देम इन द कॉन्स्पिरेसी। एंड इन मैलेट क्या करता है, सारे ही रूलर्स को जो है अपने साथ जो है यूनाइट करके जो है ये सारे कॉन्स्पायर करते हैं किसके अगेंस्ट, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। ही हैड, अब जो है टीपू सुल्तान ने जो है टीपू सुल्तान के लाइफ में जो है हमेशा दो टीचर्स रहे हैं, एक उसके फादर और एक इंग्लिश यानी इंग्लिश मैन्स यानी ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स ने जो है टीपू सुल्तान को ये सिखाया कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। दे टॉट हिम दैट द, यानी ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को सिखाया कि जो कैमल्स का यानी कैमल्स के थ्रू जो ट्रेड करने का एरा है वो अब जा चुका है, उसकी जगह जो है अब जो है ट्रेड किस तरीके से हो सकता है, शिप्स के थ्रू। So they taught him that the era of the camel was over, that it was now the age of the sailing ship. Then his modern outlook made him introduce, अब क्या था कि जो टीपू सुल्तान का मॉडर्न आउटलुक था उसी की वजह से वो क्या क्या इंट्रोड्यूस कर पाया, फाउंडिंग पेपर मेकिंग, ग्लास मैन्युफैक्चर, शिप बिल्डिंग, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, पर्ल कल्चर और साथ ही साथ जो है अरेबिया से जो है फाइन एसेस को वो इम्पोर्ट करता था। देन हिज ऑप्टिमिज्म, यानी टीपू सुल्तान जो है अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। और इसी के साथ जो है इस पर्टिकुलर प्ले का एक्ट 1 जो है वो कंक्लूड होता है एंड वो भी किस तरीके से, मैकेंजी एंड किरमानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर इन 1790 एंड द इंग्लिश डिसहर्टेंड रिट्रीट, कि किस तरीके से जो है मैकेंजी और किरमानी जो है डिस्क्राइब कर कि इंग्लिश आर्मी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी। जॉइनिंग हैंड्स विद द मराठास
सेरिंगापट्टन इज़ अटैक्ड एंड टीपू सुल्तान इज़ फोर्स टू स्यू फॉर पीस। यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिशर्स ने जो है मराठास के साथ जो है अपने हैंड्स जो है वो ज्वाइन कर लिए थे एंड वो जो है टीपू सुल्तान को अटैक करना चाहते थे। वहीं टीपू सुल्तान जो है वो जो है वहाँ से एस्केप कर लेता है, उस सिचुएशन से जो है भाग निकलता है एंड वो क्या करता है, पीस को सीक करने की कोशिश करता है, फोर्स्ड टू स्यू फॉर पीस। देन Act 2, The Queen's Death followed by the 4 conditions imposed by the Britishers। अब क्या होता है कि एक्ट 2 में जो है क्वीन की डेथ हो जाती है क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है 4 कंडीशंस को इम्पोज करते हैं। पहली कंडीशन, टीपू सुल्तान कुड फेस। अब क्या होता है, टीपू सुल्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होता है, वो ऐसे यानी डायर यानी टेरिफिक लोगों से जो है कन्फ्रंट करना उसे आता है। और वो किस तरीके से कन्फ्रंट करता है, अपने परसिवरेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ और आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी के साथ। फर्स्ट कंडीशन डिमांडेड द रिलीज ऑफ ऑल इंग्लिश प्रिजनर्स। अब क्या क्या डिमांड्स होती है, पहली डिमांड ये होती है कि जितने भी इंग्लिश प्रिजनर्स हैं उन्हें जो है रिलीज़ कर दिया जाए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि सीजन ऑफ हाफ हिज डोमेन एडजेसेंट टू, यानी सीजन का मतलब है कि जितने भी डोमेन्स हैं जो कि टीपू सुल्तान के अंडर हैं और इंग्लिश टेरिटरीज़ के पास हैं, उनको जो है वो सारी जो है इंग्लिश लोगों के डोमेन में आकर जो है सरेंडर कर लें अपने आप को। द मराठाज एंड द निज़ाम, ये यानी मराठाज और निज़ाम जितने भी हैं ये अपने आप को जो है सरेंडर कर ले इंग्लिश डोमेन के लोगों के साथ, यानी जो लोग इंग्लिश डोमेन में से बिलोंग करते हैं। देन थर्ड वाज द इंडेमनिटी ऑफ 6 करोड़, यानी इंडेमनिटी का मतलब सिक्योरिटी दी जानी चाहिए 6 करोड़ की ब्रिटिशर्स को। देन और जो लास्ट कंडीशन होती है कि टीपू सुल्तान के 2 बेटों को जो है हॉस्टेज यानी बंधक बना लिया जाना चाहिए एंड इंग्लिश आर्मी को जो है सौंप दिया जाना चाहिए तब तक जब तक जो है जो भी ट्रीटी के लिए जो है, यानी ये इंग्लिश ट्रीटीज़ पर जो है इंडियंस साइन नहीं कर लेते या फिर सील नहीं कर लेते, तब तक जो है टीपू सुल्तान के 2 बेटे जो है वो इंग्लिश आर्मी के अंडर जो है बंधक बने रहेंगे। एंड उन बेटों का क्या नाम होता है, एक का नाम होता है अब्दुल खालिक एंड दूसरे का नाम होता है मुइजुद्दीन। देन एग्री टू द कंडीशंस विद अ व्यू टू सेव। अब क्या करता है, टीपू सुल्तान जो है इन कंडीशंस पर जो है एग्री कर लेता है ताकि वो अपने, क्योंकि वो जो है इन कंडीशंस को मानकर जो है अपने किंगडम को बचाना चाहता था फ्रॉम प्लंडर, यानी लूट पाट से जो है बचाना चाहता था एंड प्रिपेयर फॉर द अटैक, एंड वो अपने आप को जो है प्रिपेयर कर लेना चाहता था इंग्लिश लोगों के लिए के साथ अटैक करने से। देन थर्ड ड्रीम, टीपू सुल्तान्स फीलिंग्स कन्फ्रंटेड विद हिज फादर्स डिसलाइक। अब क्या होता है कि टीपू सुल्तान की जो थर्ड ड्रीम होती है वो कैसे जो है उसे कन्फ्रंट करती है। थर्ड ड्रीम यानी टीपू सुल्तान की जो थर्ड ड्रीम होती है वो किस फॉर्म में अपीयर होती है कि उसके फादर जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को, यानी टीपू सुल्तान के फादर जो है इस चीज़ को डिसलाइक कर रहे हैं कि उसने जो है टीपू सुल्तान ने अपने बेटों को जो है इंग्लिश आर्मी के हवाले क्यों किया। Then Britishers' solidarity in fighting for a cause or selfish motive which the Indians do not possess, कि अब जो है क्यों जो है ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस को जो है अनेक्स कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा सॉलिड है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका जो है लड़ना जो है वो जो है अपने सेल्फिश मोटिव से जो है इंडियंस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इंडियंस को जो है वो अनेक्स कर लेना चाहते हैं, इंडियंस पर वो रूल करना चाहते हैं एंड साथ ही साथ उनका सेल्फिश मोटिव ये है कि वो जो है जितने भी इंडियन रॉ मटेरियल है उनको जो है सस्ते दामों में जो है ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं इंग्लैंड में और वहाँ से लाकर जो है वापस जो है इंडिया में वो जो है उन चीज़ों को
जो है मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं हायर रेट्स पर। सो ब्रिटिशर्स सॉलिडारिटी इन फाइटिंग फॉर अ केस कॉज और सेल्फिश मोटिव विच द इंडियंस डू नॉट possess, then their internal disunity paves way for the total destruction। कि हमने ये देखा कि इंडिया में जो है इंटरनली जो है लोग जो है, यानी लोग जो है, लोगों की जो है लैंग्वेजेस अलग है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कास्ट में, क्रीड में। तो कहीं ना कहीं जो है इंडियन लोगों के बीच में जो है हर जगहों पर जो है क्लैशेस नज़र आते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इंटरनल डिसयूनिटी है इंडिया में, जिसकी वही कारण है। उसी की वजह से जो है ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के लोगों को रूल कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है डिस्ट्रक्ट यानी बर्बाद कर देना चाहते हैं। देन टीपू सुल्तान पॉइंट्स आउट टू देयर स्पिरिट ऑफ वननेस। कि अब जो है टीपू सुल्तान जो है इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि हम जो है एकजुट होने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो है इस चीज़ को भी रियलाइज़ करता है कि कहीं ना कहीं जो है हम इंडियंस में जो है कहीं ना कहीं लोग जो है इंटरनल कॉन्स्पिरेसी जो है हमारे नेटिव्स के बीच में जो है प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे हैं एंड हमें बर्बाद कर देना चाहते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग camaraderie, टीपू सुल्तान हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट बोथ द फोर्सेस। कि अब जो है टीपू सुल्तान जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाता है कि हमारा जो इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनल डिस्प्यूट्स रहते हैं आप इंडियंस में, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनल फोर्सेस यानी जो कि इंडिया में प्रेजेंट है और एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि ब्रिटिशर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इन दोनों ही चीज़ों के साथ जो है टीपू सुल्तान जो है स्ट्रगल कर रहा है। देन वो जो है हरिपंत के पास जाता है। द डिस्कशन हेल्ड बाय मॉमिंगटन, Kirkpatrick and Richard Wellesley, accompanied by his young brother Arthur Wellesley, illustrate deliberately unrelenting demands that aim at ruining टीपू सुल्तान। अब ये सारे जो है डिस्कस करते हैं एंड इनकी डिमांड्स जो होती है वो अनरिलेंटिंग होती है, जिसकी वजह एंड इन डिमांड्स की वजह से कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान को इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि कहीं ना कहीं जो है ये सारे जो है मेरे को बर्बाद करना चाहते हैं। टीपू सुल्तान जो है इस तरीके से अज्यूम करता है इन जब ये डिस्कस कर रहे होते हैं। देन द इंग्लिश रिटर्न हिज 2 सन्स एज 7। अब क्या होता है, इंग्लिश आर्मी जो है टीपू सुल्तान के बेटों को, 2 बेटों को जो है वापस रिटर्न कर देती है 2 साल के जब वो 2 साल के लिए जो है उन्हें इम्प्रिजन करती है। तो उसके बाद जो है 2 साल बाद इंग्लिश आर्मी वापस जो है टीपू सुल्तान के बेटों को जो है रिटर्न कर देती है, जिनमें से एक जो होता है वो 7 साल का होता है, दूसरा 8 साल का होता है। द नेक्स्ट डिमांड वॉज फॉर 4 ऑफ हिज सन्स एज हॉस्टेजेस। अब वो जो है नेक्स्ट इंग्लिश आर्मी क्या डिमांड करती है कि टीपू सुल्तान के चारों ही बेटों को बंधक बना लिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जितनी भी किंगडम यानी टीपू सुल्तान की किंगडम जो है, हाफ किंगडम जो है उसे वहाँ हाफ किंगडम में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को जो है बंधक बना लिया जाना चाहिए। द निज़ाम एंड द मराठास ब्रिंग इन न्यूज़ ऑफ ट्रियम्फ। एंड अब जो है टीपू सुल्तान जो है वो जो है सपने ले रहा होता है कि निज़ाम और मराठास जो है वो न्यूज़ लेकर आए हैं कि हम जो है जीत चुके हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और हर क्वार्टर्स में जो है यानी इंडिया के यानी टीपू सुल्तान के हर एक क्वार्टर में जाकर जो है वो विक्ट्री के बारे में जो है बाकी सारे लोगों को बता रहे हैं। द इंग्लिश रिट्रीटिंग विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। अब जो है इंग्लिश फोर्सेस जो है बिना किसी डिस्टर्बेंसेस के जो है वापस विड्रॉ कर रही हैं, यानी वो वापस अपने देश जा रही हैं। सो इस चीज़ की सिर्फ और सिर्फ जो है वो ड्रीम ले रहा होता है टीपू सुल्तान की, ऐसा ऐसा हो रहा है। टीपू सुल्तान इज़ रिजॉइसिंग एट द सक्सेस ऑफ हिज कंट्री। अब जो है टीपू सुल्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि यानी उसकी कंट्री जो है अब जो है सक्सेसफुल है, क्योंकि अब जो है इंग्लिश फोर्सेस ने जो है अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। एंड यूनाइटेड फोर्स, अब जो यूनाइटेड फोर्स होती है मीर सादिक की, पुमैया की, नदीम खान की, जो कि कन्विंस कर रही होती है कि देवर
हैप्पी टू हैव हिम एज द ट्रियम्फेंट किंग। अब जो है वो ये सारे ही लोग जो है टीपू सुल्तान को कहते हैं कि हम जो है बहुत खुश हैं कि हमारे जो है किंगडम में एक ऐसा किंग है जो कि बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस से जीत सकता है, जीत लेने की कैपेसिटी रखता है। देन आफ्टरनून ही डाइड a martyr's death and the treacherous acts of नदीम खान। अब क्या होता है, रात में जो है टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और जितने भी ट्रैकरस एक्ट्स होते हैं यानी इविल एक्ट्स होते हैं नदीम खान, मीर सादिक के, पुमैया के, कुमरुद्दीन के, उन्हें जो है ब्रिटिशर्स रिवॉर्ड करते हैं। और रोरिंग ऑफ टाइगर्स यानी जो लोग जो है ब्रिटिशर्स से के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन्हें साइलेंस कर दिया जाता है, उन्हें जो है मार दिया जाता है। एंड मैकेनिकल टाइगर यानी जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के जो है स्लेव्स बन चुके हैं यानी उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, उन्हें जो है मैकेनिकल टाइगर बोला गया है। उन्हें जो है ब्रिटिशर्स अपने साथ लंदन ले जाते हैं। देन अर्थर वेलेस्ली इज़ क्राउन्ड एज द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, यानी अर्थर वेलेस्ली जो है उसे क्राउन किया गया है एज ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, और साथ ही साथ जो है उसे कॉन्क्वेरर ऑफ नेपोलियन बताया गया है। अब वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। देन द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन आर केप्ट आउट, एंड टीपू सुल्तान के जो बेटे हैं उन्हें जो है स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा गया है एंड श्रीरंगपट्टनम से जो है निकाल दिया गया है। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स द मराठा एम्पायर इज़ अनेक्स्ड, और 20 साल बाद क्या होता है कि ब्रिटिश एम्पायर द्वारा जो है मराठा एम्पायर को जो है कंट्रोल कर लिया जाता है। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.